हेलो दोस्तों। तो आइए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, शेड्यूल, प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स को ब्रीफ में देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट डीपीएसपी देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, पहले वो समझ लेते हैं। तो डीपीएसपी क्या है, व्हाट इज द डीपीएसपी, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसका फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या रिलेशन है, उन दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे। फिर बैलेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी किस तरह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट्स है। उसके बाद डिफरेंस आर्टिकल तो किस तरह डीपीएसपी को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गार्डियन प्रिंसिपल्स और लिबरल प्रिंसिपल्स। तो इस तरह हम लोग ये 3 टाइप के अलग अलग प्रिंसिपल देखेंगे, फिर उसमें क्या है वो उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और तो इसमें हम लोग डीपीएसपी में देखते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को और डिटेल में हम लोग कवर करें तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम लोग 1 बाय 1 फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्टिव्स, तो मतलब ये एक तरह का गाइडलाइंस है। जिस तरह आप लोग बराबर अपने देश में इलेक्शन को होते हुए देखते हैं, तो इलेक्शन में क्या होता है, गाइडलाइन या मैनिफेस्टो जारी किया जाता है। तो मैनिफेस्टो एक तरह से क्या है, एक गाइडलाइंस है, जिससे कि पार्टी अगर पावर में आती है तो उसे फॉलो करने का प्रयास करती है। तो लेकिन अगर वो उसे फॉलो नहीं करती है तो उस पर क्या कोई एक्शन लीगली लिया जा सकता है? नहीं। तो उसी तरह डीपीएसपी भी है, ये एक्चुअली एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो आर्टिकल 36 में ये कहा गया है कि डीपीएसपी हमारे कंट्री के गवर्नेंस में फंडामेंटल्स ऑफ द गवर्नेंस, फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द गवर्नेंस है, और ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करे। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के निर्माताओं का, मेकर्स का ये विजडम था कि उन्होंने डीपीएसपी को इन्फोर्सेबल को नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि उस टाइम हमारे कंट्री उतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थी, जिससे अगर वो इसे इन्फोर्सेबल कोर्ट में बना देते तो इससे गवर्नमेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता, जो कि उस टाइम नए नए आजाद देश के लिए वो एक अच्छा संकेत नहीं होता। तो इस तरह इसे नॉन जुडिशियल बनाया गया। और इस तरह, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि ये इससे फंडामेंटल राइट्स की तरह कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं किया जाता है, तो ये इंफीरियर्स है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंफीरियर ये एक वेलफेयर ऑफ द स्टेट है, ये एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि कोई भी स्टेट, जैसे कि उसका तो पॉलिटिकल सेंसिटी, जुडिशियल सेंसिटी है फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन डीपीएसपी अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती है तो उसे पीपल्स या सिटीजन वोट के थ्रू उसे हटा सकते हैं। तो इसमें इसका मतलब ये इसमें पावर है तभी तो इस तरह हम लोग अब आगे देखते हैं डीपीएसपी के इम्पोर्टेंस को। डीपीएसपी क्या है और इसका नेचर क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि ये क्या है। ये एक्चुअली डीपीएसपी वेलफेयर ऑफ द स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है, स्टेट के ओवरऑल वेलफेयर के लिए किया जाने वाला एक प्रिंसिपल्स का, एक गाइडलाइंस का एक बंडल है। तो इसमें ये क्या है, एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। जिस तरह क्या था फंडामेंटल राइट्स में हम लोग बात करते थे कि अनटचेबिलिटी नहीं करना चाहिए, सभी को राइट टू लाइफ मिलना चाहिए, फिर किसी के पर फोर्स लेबर नहीं करते, वो तो वो एक तरह से क्या था, निगेटिव वर्ड। लेकिन पॉजिटिव, ये डीपीएसपी क्या है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह इसमें पंचायत को प्रमोट करने की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है, लोगों के ह्यूमन कंडीशन की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। तो जो कि है कोर्ट ऑफ द पीपल, वो जुडिशियल कोर्ट में उसका अप्लाई किया जाता था, लेकिन इसका क्या सेंक्शन है, कोर्ट ऑफ द पीपल में डीपीएसपी को वोट किया जाता है, या उसमें इसको जज किया जाता है पीपल्स के कोर्ट में, मतलब वोटिंग के थ्रू आप
अगर कोई गवर्नमेंट डीपीएसपी को अच्छे से फॉलो करती है, उसे इम्प्लीमेंट करती है, तो पीपल्स के मतलब पीपल ऑफ इंडिया के कोर्ट में इसका जजमेंट होगा कि कौन अच्छे से फॉलो कर रहा है कौन नहीं। तो इसका क्या है, एक जिससे कि पॉलिटिकल सेंक्शन है, जुडिशियल सेंक्शन ना होकर पॉलिटिकल सेंक्शन है कि पॉलिटिकली लोग अवेयर है। उसी तरह ये क्या करता है, डीपीएसपी एक लाइट हाउस का काम करता है। किसी भी गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क पर ये एक लाइट हाउस की तरह उसे पाथ शो करता है कि इस टाइप के इस गाइडलाइन को फॉलो करके हमें कंट्री को गवर्न करना है और कंट्री कोई भी पॉलिसी मेकिंग करना है। तो इस तरह डीपीएसपी क्या हो गया, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। इस पे सेक्शन किसका होता है, कोर्ट ऑफ द पीपल का। और उसी तरह पॉलिटिकल, उसी तरह ये क्या काम करता है, लाइट हाउस का काम करता है। तो इस तरह हमने इसको वेलफेयर ऑफ द स्टेट किस तरह काम करता है डीपीएसपी, इसको हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। तो पहले तो ये इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, मीन्स इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के इनहेंसमेंट या ग्रोथ की बात करता है, इंडिविजुअल के फिजिकल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की बात करता है। लेकिन डीपीएसपी क्या है, एज अ सोसाइटी लेवल पे ग्रोथ की बात करता है। एज अ सोसाइटी किस तरह पंचायत का डेवलपमेंट हो, किस तरह किसी भी फैक्ट्री में एक लोगों को लाइवलीहुड का राइट मिले, किस तरह उन्हें फ्री लीगल एड मिले, किस तरह उन्हें इन्फॉर्म सिविल कोड मिले, किस तरह प्रोटेक्शन एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन किया जाए, किस तरह एल्कोहल को बैन किया जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश किया जाए। ये सब क्या है, एक एज ए सोसाइटी को ग्रोथ करने के लिए एक प्रिंसिपल्स है। तो इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी का यहाँ केस बनता है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, इंडिविजुअल ग्रोथ को ज्यादा प्रमोट करता है, जबकि डीपीएसपी सोसाइटी एज ए स्टेट तो डेवलपमेंट की बात करता है। उसके बाद निगेटिव वर्सेस पॉजिटिव वर्डेड। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि ये फंडामेंटल राइट्स निगेटिव वर्डेड था और जबकि डीपीएसपी है पॉजिटिव वर्डेड। उसी तरह लीगल वर्सेस पॉलिटिकल, इसका फंडामेंटल राइट्स को लीगल सेंक्शन है। अगर गवर्नमेंट या स्टेट उसे इन्फोर्स नहीं करती है तो कोई भी पॉलिटिकल कोई भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके वहां से रिट्स जारी करवा सकता है। जबकि पॉलिटिकल डीपीएसपी का पॉलिटिकल सेंक्शन है। अगर कोई भी गवर्नमेंट इसे फॉलो नहीं करती है तो उसे कोई भी हम लोग वोट दे के उसे गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। तो पॉलिटिकल जैसा कि हमने प्रियम्बल में कितने टाइप के जस्टिस की बात की थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। तो यहाँ पर पॉलिटिकल जस्टिस वर्सेस सोशियो और इकोनॉमिक जस्टिस, जैसा कि हमने लास्ट फंडामेंटल राइट्स वाले क्लास में देखा था कि किस तरह फंडामेंटल राइट्स लोगों को पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करता है। उसी तरह हम लोग आज डीपीएसपी में देखेंगे कि ये किस तरह सोसाइटी के सोशियो और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। तो अब हमने इसमें डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच का डिफरेंस देख लिया कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। अब हम लोग आते हैं दोनों के बीच का में क्या एक्चुअल नेचर का रिलेशन है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये कहा थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन के बारे में बताया था। थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ट्रेडिशनली देखा जाता था कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी के सुपीरियर है, लेकिन बाद में एक थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन की दोनों के बीच एक हार्मोनी बननी चाहिए कि ना ही कोई ज्यादा सुपीरियर हो ना ही इंफीरियर, दोनों के बीच एक हार्मोनी क्रिएट हो, दोनों के बीच एक रिलेशन मेंटेन रहो हार्मोनी का, जिससे कि लोगों के पॉलिटिकल जस्टिस और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को इंटीग्रेट। तो इसमें क्या है कि दोनों एक इंटीग्रेटेड स्कीम है, मतलब दोनों एक दूसरे के का या कंपटीशन में नहीं है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है कि दोनों को के कॉम्प्लीमेंट से हम एक इंटीग्रेटेड स्कीम लोगों को पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक तीनों टाइप के जस्टिस को, जो कि हमारे प्रियम्बल में एक ऑब्जेक्टिव रखा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करके द्वारा, तो दोनों डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों को इंटीग्रेट करके इम्प्लीमेंट करने पे हम लोग तीनों जस्टिस को अचीव कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता था, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि इंडिया में सोशियो और इकोनॉमिक जस्टिस अभी अच्छे से नहीं हो पाया। तो इस तरह दोनों डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को इंटीग्रेट करके हम लोग तीनों को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद ये एक दूसरे के अगेंस्ट ना होके एक दूसरे के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री है, हम लोग ने देख लिया। उसके बाद
हम लोग ने एक केशवानंद भारती केस 1973 के बारे में लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, और वहां मैंने बताया था कि ये केस अभी कई बहुत बार रिपीट होगा। तो इसे संविधान में ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। तो इसमें केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये इसे बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना था। इसमें उनका कहना था कि दोनों में कोई भी एक दूसरे का प्रेसिडेंस या कोई सुपीरियर नहीं है, दोनों के बीच का बैलेंस इसके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इस तरह हमने डीपीएसपी का नेचर, उसका नीड, उसका इम्पोर्टेंस, रिलेशन डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, फिर रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी देख लिया, दोनों के बीच बैलेंस है, किस तरह सोसाइटी, इकोनॉमी और सोसाइटी और कंट्री को फायदा होगा, और यहाँ के लोगों को पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों तरह के जस्टिस को मिलेगा। तो उस तरह हमने देख लिया। अब आते हैं, बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या क्या है। तो आपको जैसा कि हमने पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 बताया था कि आर्टिकल 36 to 51 क्या है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो इसे ब्रॉडली और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अलग से इसे कैटेगराइज करके नहीं बताया गया, लेकिन इसके कंटेंट और मैटर को देखने पर पता चलता है कि ये ब्रॉडली 3 प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल। तो अगर आप लोग ये तीनों प्रिंसिपल अगर अच्छे से समझते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इन आर्टिकल्स को से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। जैसा कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, सोशलिस्टिक नाम सुनते ही आपको क्या लगता है, लेबर्स और उनके इक्वलिटी की बात की जाती होगी, फैक्ट्रीज में ह्यूमन कंडीशन की बात की जाती होगी, उसके बाद उनके लाइवलीहुड की बात की जाती होगी, उनके फ्री लीगल एक्ट्स की बात की जाती होगी, उसके बाद और क्या इसमें वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की बात की जाती है। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं आर्टिकल 36 में जिस तरह आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में फर्स्ट आर्टिकल 12 क्या था, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, उसी तरह डीपीएसपी में भी आर्टिकल 36 हमारा डिफिनेशन ऑफ द स्टेट है। आर्टिकल 37 में फिर इसको ये कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है और ये फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस है और ये ड्यूटी है स्टेट का, ये बताया गया। और तब आर्टिकल 38 देखो से आते हैं। आर्टिकल 38 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का पार्ट है। इसमें आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47, ठीक। तो ये हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का 38 में हमें जस्टिस, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। 39 में लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड की बात की। इसमें 39 क्लॉज, सब क्लॉज A, B, C, D इस तरह करके कई इसमें सब क्लॉज है। 39 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इसको लेके एक 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में, जिसमें ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने हार्मोनाइजेशन ऑफ द बिटवीन थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन दिया था। तो इस तरह 39 आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर 39A में उसी तरह फ्री लीगल एड की बात की गई कि किसी भी पुअर या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कोर्ट में फ्री लीगल एडवाइस या फ्री लीगल उन्हें सपोर्ट दिया जाएगा। 41 में हम लोग उसी तरह देखते हैं 41, फिर 42, 43, 42 में हम लोग देखते हैं मैटरनिटी बेनिफिट और किसी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में वर्क करने का एक ह्यूमन कंडीशन इन्वायरमेंट होना चाहिए। उसी तरह 43 में हम लोग लिविंग डायरेक्शन की बात करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। उसी तरह 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। उसी तरह 47 में न्यूट्रिएंट्स कि सबको अच्छे से खाना मिले, वो उसकी बात करता है। तो इस तरह सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हमने समझ लिया कि किस तरह वो वर्कर्स के इक्वलिटी, उनके वेलफेयर और उनके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की बात करता है। तो ये हमारा आ गया सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, हम लोग समझ लिए। अब आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल आप लोग नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री में अगर पढ़ते होंगे तो उसमें इसे अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से इसमें को रिलेट कर पाएंगे। हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसे और अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल गांधीयन मूवमेंट एक्चुअली है नेशनल मूवमेंट के दौरान गांधी जी का जो विजन था, उस स्ट्रगल के दौरान उन्होंने जो
जिन चीजों को प्रमोट किया उसी प्रिंसिपल को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इनकलकेट किया जाए। इसलिए कहा जाता है कि गांधी जी भले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे, लेकिन गांधीइज्म कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इसी तरह गांधीयन प्रिंसिपल को हम लोग आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 इन 6 आर्टिकल्स में देखते हैं अलग अलग। 40 में पंचायत के प्रमोशन की बात की गई, जो कि आगे चल के आपको पता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज एक्ट को पास किया गया था। उसी तरह 43 में कॉटेज और हैंडमेड इंडस्ट्री को प्रमोट करने, गांधी जी का आपने बहुत सारा फोटो चरखा चलाते हुए देखा होगा, तो इस तरह वो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते थे। उसी तरह 43B क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने की बात की गई। अभी आपको पता होगा सबसे लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स 9B ऐड किया गया है, जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, जो कि 43B में भी जिसके बारे में चर्चा है, वो एक गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट है। 46 आर्टिकल 46 में फिर बात की गई है, फिर 47, 48, 47 में अल्कोहल बैन का बात किया गया है। उसी तरह 48 में काउ स्लॉटरिंग को बैन करने से रिलेटेड चीजों के बारे में हमें बताया गया। अभी जैसा कि आप लोग मॉब लिंचिंग और काउ स्लॉटरिंग को लेके बराबर कोई न्यूज सुनने में आपको आता होगा, तो ये एक्चुअली हमारे डीपीएसपी का पार्ट है कि काउ स्लॉटरिंग बैन प्रोहिबिट होना चाहिए। तो इस तरह ये डीपीएसपी में ये मेंशन है, तो इसलिए इसमें ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को भी लगता था कि ये कंट्री के इकोनॉमिक और इथॉस के अगेंस्ट है। तो ये 48 में। अब हम लोग देखते हैं लिबरल प्रिंसिपल। लिबरल प्रिंसिपल आप लोग वर्ड से ही लगता होगा, लिबरल मतलब समथिंग राइट टू डू, कुछ करने की फ्रीडम, फ्रीडम टू डू समथिंग। तो इसमें कुछ मॉडर्न माइंडसेट और मॉडर्न सोच के बारे में जो भी उससे रिलेटेड प्रिंसिपल या पॉलिसी थे उसे इस कैटेगरी में एडॉप्ट मतलब देखा। सबसे पहले 44 जो कि आप लोग बराबर न्यूज़पेपर में ये सुनते होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको कि ये अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट प्रमोट करने का बहुत प्रयास कर रही है। फिर 45 यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली सारे रिलीजन्स का के लिए सिविल लॉ से यूनिफॉर्म हो, उसको प्रमोट करने की बात। 45 में चिल्ड्रेंस के एजुकेशन की बात कर गई, जिसको कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स में इसे ऐड कर दिया गया है कि 14 ईयर तक के चिल्ड्रेंस के लिए एजुकेशन फ्री होगा। तो ये इसमें 45 में उसी तरह चिल्ड्रेन के एजुकेशन की बात की गई है। 48A में फिर 49, 50, 51। तो 49 में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई, जैसे इन्वायरमेंट की बात करी कि किस तरह इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही अहम है। फिर 49 में प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, जिस तरह की मॉन्यूमेंट्स जितने भी हिस्टोरिकल और कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं उसे प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। फिर 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी सेपरेट अपने स्टेट में है, तो उसकी बात यहाँ हमारे डीपीएसपी में की गई। 51 में यहाँ इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस की बात की गई। तो इस तरह ये हमें लिबरल प्रिंसिपल में देखने। तो हम लोग अगर आपको इसके ट्रिक्स याद करने के अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो इसके ट्रिक्स पे बना दूंगा। अभी फिलहाल एक लिबरल प्रिंसिपल्स के लिए एक मैं शॉर्ट ट्रिक्स दे देता हूँ। जेपी सीमेंट, जे फॉर जुडिशियरी, मतलब यहाँ पर 50 आर्टिकल 50 में जुडिशियरी के सेपरेशन की बात की गई। पीस मतलब यहाँ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात की गई। और सी फॉर कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड, तो ये सी। ई इन्वायरमेंट, एम मैनेजमेंट और ई एजुकेशन, एन से नेशनल इम्पोर्टेंस, ये प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट और नेशनल इम्पोर्टेंस। तो इस तरह इसका एक लिबरल प्रिंसिपल्स को याद करने का एक ट्रिक्स क्या हो गया, जेपी सीमेंट्स, जो कि अटूट है। तो ये हम लोग लिबरल प्रिंसिपल्स में देख लेते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने, आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या आज पढ़ा हमने। डीपीएसपी, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और ये किस तरह हमारे सोशियो और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करने में हेल्प करता है, ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द स्टेट का काम करता है। फिर किस तरह
ये पीपल्स के कोर्ट में इसको जस्टिफाई किया जाता है, और इसको और किस तरह ये स्टेट्स के लिए एक लाइट हाउस का काम करता है। और उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी देखा, जो कि यहाँ इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, नेगेटिव ऑब्लिगेशन वर्सेस पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, लीगल वर्सेस पॉलिटिकल राइट, और फिर पॉलिटिकल जस्टिस वर्सेस सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। उसके बाद हमने इन दोनों के बीच का रिलेशन देखा कि किस तरह थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन और किस तरह इंटीग्रेट करके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह ये एक दूसरे के अगेंस्ट ना होके कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है, और किस तरह बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एक हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना, और किस तरह फिर फर्दर डीपीएसपी को 3 ब्रॉड कैटेगराइज में डिवाइड किया गया, 3 प्रिंसिपल, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल। तो हम लोगों ने अलग अलग देखा कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है, लिबरल प्रिंसिपल्स क्या है, और इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस आर्टिकल्स डीपीएसपी में मेंशन है। उन सारे आर्टिकल्स को अलग अलग ओवरव्यू हमने लिया। इस तरह आप किसी भी बुक से अब इसे आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपको बहुत कुछ इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसमें से आपको में से एक को भी इससे कुछ नया जानने और सीखने का मौका मिला तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। तो इसलिए मैं इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।